acid rain पे you remember okay बताओ प्लीज। पहले हमने एयर पॉल्यूटेंट्स पढ़े थे। एयर पॉल्यूटेंट्स के बाद एटमॉस्फेयर का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, जितने भी लेयर्स होते हैं वो सब हमने पढ़े थे। और कल हमने पढ़ा था एसिड रेन। एसिड रेन में जो मेन हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक था CO2 जो कि हमारे वाटर के ड्रॉप्स को क्या करते हैं, वो एसिडिफाई करते हैं। और दूसरा कौन सा था? द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या फिर नाइट्रिक एसिड। आई बात समझ में? यानी कि एटमॉस्फेयर में जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर के और किसके, नाइट्रोजन के, वो वाटर के ड्रॉप्स के साथ मिलके और वो एसिड्स बनाते हैं। वो यहाँ तो those acids are in the form of sulfuric acid or they are in the form of either they are in the form of sulfuric acid or the nitric acid। फिर ये जब जमीन पे आते हैं तो they get the pollution। ठीक है, तो ये हमने कल डिस्कस कर लिए थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द ओजोन लेयर। ओके, बताओ जल्दी में। हमने जब अर्थ के लेयर्स पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर, ये हो गया था हमारा सरफेस। सरफेस से ऊपर वाला जो हिस्सा था ये वाला, ये क्या था हमारा? पहला ट्रोपोस्फियर था और उसके बाद नेक्स्ट वाला था हमारा स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, जो हमारा पहला था ट्रोपोस्फियर, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द गैसेस जो कि हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं और जो हमारा एटमॉस्फेयर बनाती हैं वो सबकी सब यहाँ पे होती हैं। ठीक है, उनकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस होती है वो हमने पढ़ी थी कि कितने कितने रेशियो में वो होते हैं। देन हमने पढ़ा था 20% और 22% जो गैसेस होते हैं वो यहाँ पे भी मौजूद होते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। तो इट मीन्स कि इन दोनों लेयर्स में हमारी जितनी भी एटमॉस्फेयर गैसेस होती हैं वो दोनों यहाँ पे ही लाई करती हैं। लेकिन जो मेजर पोर्शन था हमारा सेकंड लेयर था, दैट वाज कंपोज्ड ऑफ द ओजोन लेयर। हमने पढ़ा था 7 to 8 किलोमीटर, जिसको हमने पढ़ा था कि लॉन्ग होता है। तो ओजोन को हम कह सकते हैं बेसिकली इट इज द ट्राई एटॉमिक कंपाउंड, और ये होमो एटॉमिक होता है क्योंकि इसमें सबके सब एक जैसे एटम्स होते हैं। तो O3 इसकी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है। अच्छा, कल जैसे हमने पढ़ा था कि भाई जो ओजोन है वो यहाँ पे तो होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, लेकिन ऑल ओवर द एटमॉस्फेयर में हम कह सकते हैं कि इसका नेग्लिजिबल अमाउंट मौजूद जरूर होता है। सो वी कैन नॉट से कि भाई जो ओजोन लेयर है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद होता है, लेकिन जो इसका मेजॉरिटी पोर्शन होता है ओजोन का वो यहाँ पे मौजूद होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। फिर हमने डिटेल में पढ़ा था कि जमीन के चारों तरफ एक बाउंड्री की तरह ये क्या करता है, या सेल वॉल की तरह प्रोटेक्ट कर रहा होता है अर्थ को। आई बात समझ में? तो ओजोन लेयर चारों तरफ होता है, हमारे अर्थ के चारों तरफ, ये हमने पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, और अर्थ के बाद ये हमारा हो गया ओजोन लेयर। अब ओजोन का जो मेजर काम होता है वो क्या होता है? जैसे ही हमारा सन है इसमें से यूवी रेस निकलती हैं। यूवी हमने अगेन दो पढ़े थे टाइप्स, यूवीए और यूवीबी। अब कोई भी अल्ट्रा वायलेट रेज होती है वो, अगर वो अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट सन पे आ जाए, मिसाल के तौर पे यहाँ से कहीं से भी ये निकल के और डायरेक्ट अगर हमारी जमीन पे आ जाते हैं, तो ये जो यूवी रेज होती हैं दे आर वेरी डेंजरस फॉर अस। अब एज आई टोल्ड यू, ये ना सिर्फ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए नुकसान होते हैं, लेकिन जो अर्थ होता है इसके लिए भी डेंजरस होते हैं। क्योंकि हमें पता है अर्थ के अंदर पहला ही कौन सा लेयर होता है? क्रस्ट होते हैं। वहां पे मेटल्स होते हैं बहुत सारे, और वो मेटल्स होते हैं रिएक्टिव। ठीक है, अब वो मेटल्स जो रिएक्टिव होते हैं वो फिर अपनी जो है ना, जो कि उनको काम क्रस्ट से नीचे जाके मेंटल में करना होता है, वो क्रस्ट में अपना काम कर देते हैं। फिर जमीन में से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, देन अगेन वी आर वेरी डेंजरस फॉर अस। तो जो ये होता है हमारा ओजोन, ये करता क्या है? जैसे ये हमारी रेज आ गई, चाहे वो हमारी यूवीबी हो या फिर यूवीए हो, ओजोन का इतना जो ये पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये डिप्लेट हो जाता है। डिप्लेट का मकसद क्या होता है? कि वो टूटता है। अब वो टूटेगा कैसे? टूटेगा मकसद जो ये यूवी रेज होती हैं इनके साथ ये रिएक्शन करेगा, और ये मैंने फिर रिएक्शन पहले भी पढ़ाया था कि भाई ओजोन 3 अगर इसके ऊपर यूवी रेज आती हैं तो ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। एक बनेगा ऑक्सीजन और दूसरा बनेगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन। जो O2 होती है हमारी, ये नीचे आ जाती है एटमॉस्फेयर की तरफ, स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे, और जो हमारा एटॉमिक ऑक्सीजन होता है ये अगेन क्या करता है, जो ओजोन में ऑलरेडी मौजूद दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके वापस जो ओजोन डिप्लेट होता है उसको ये फिल कर देते हैं। आई बात समझ में? अब ये तो हो गया ऊपर वाला पोर्शन। अब जो हमारे यहाँ रेस पहुंचती है सन की, वो पहले से क्या होती है? रिएक्टेड होती है।
यानी कि इस ओजोन के साथ वो रिएक्ट करके और बाद में पहुंचती हैं। तो एज कंपेयर टू द डायरेक्ट इम्पोजिशन ऑफ दीज रेज, ये थोड़ी सी लेस डेंजरस होती हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, ठीक है। लेकिन अगेन एज आई टोल्ड यू कि चाहे वो यूवी रेज डायरेक्टली आए या फिर ओजोन से गुजर के आती हैं, अगेन अगर हम इनको एक्सेस में यूज करेंगे, यानी कि अगर सपोज इनमें भाई विटामिन डी होता है और हम बैठ के बाहर, अभी अभी हमने एक बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था भाई, इनमें लिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ट्रांसटरली आपके बोन्स में बैठ जाते हैं, तो दे आर वेरी डेंजरस, अगेन दे विल कॉज दी हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, बोन्स को ये वीकर भी कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यूवी जो रेज यहाँ पे हमारी पहुंचेंगी वो क्या हो जाती है, लेस डेंजरस। तो ओजोन का ये हो गया एक काम। अब ओजोन लेयर डिप्लेट कैसे होता है, अक्सर हम सुनते हैं कि भाई ओजोन जो है वो पतला हो गया है, थिन हो गया है, तो अब ये डिप्लेट कैसे होता है। अब एक तो जो हम पढ़ते हैं, यहाँ से जितने भी हमारे पॉल्यूटेंट्स ऊपर जाते हैं, स्पेशली अगर CO2 ऊपर चला गया तो ये भी क्या करेगा, लाजमी बात है CO2 जाएगा। यहाँ पे जो ओजोन, एटॉमिक ओजोन होती है ये वाली, यानी कि ओजोन जब ब्रेक होता है, इनमें से जो ये वाली ऑक्सीजन होती है ये हमेशा रेडी होती है, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स कभी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो हर वक्त क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और वो तलाश में होते हैं कि हमें कोई और मिल जाए जिसके साथ हम रिएक्शन करके और स्टेबल हो जाएं। तो अब यहाँ पे जो ये एटॉमिक ऑक्सीजन होती है ये अगेन क्या करेगी, आके और इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकती है। अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन कर लेगी तो ओजोन जो डिप्लेट हुआ था वो वापस कैसे बनेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो ओजोन होता है नीचे से वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता थिन होता जाता है। सपोज अगर वो होता है 8 किलोमीटर, उसकी पूरी विड्थ होती है, अब वो हो सकता है कि 7.5 हो जाए, हो सकता है कि वो 7 हो जाए। तो एक रीजन ये हो गया डिप्लेट होने का। दूसरा रीजन क्या होता है कि अगर हम इंडस्ट्रीज वगैरह यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, या फिर हम एयर कंडीशनर्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इवन गाड़ियों में भी हमारी होती है, तो इन रेफ्रिजरेटर्स में हम एक गैस यूज करते हैं जिसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफॉर्म नहीं, ठीक है। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोफॉर्म होता है, जब भी हम एयर कंडीशनर्स वगैरह यूज करते हैं, चाहे इधर 2000 व्हीकल्स और 2000 इंडस्ट्रीज और फिर हमारे घरों में होते हैं, यहाँ से जो गैसेस निकलती हैं उनमें ये मौजूद होती है। अब समहाउ इसका जो वजन होता है वो कम होता है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनसे ये हल्की गैस होती है। अब हमें पता है जितनी भी हल्की गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, ऊपर उड़ जाती हैं। जैसे आपने वो बैलून का एग्जांपल देखा ना, हीलियम गैस हम उसमें भरते हैं तो एटमॉस्फेरिक गैसेस से वो गैस होती है कम, तो वो ऊपर उड़ जाते हैं। सिमिलरली ये समहाउ क्या करती है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो सरफेस से निकल के और लीक कर जाती है, ऊपर चली जाती है, हमके एटमॉस्फेरिक गैसेस से ऊपर चली जाती है। अब अगर ये ऊपर चली जाती है, यहाँ पे पहुंच गई इस वाले इसमें ओजोन में, अगर ये पहुंच जाती है, अब ओजोन में होता क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज तो ऊपर से आ रही होती है। अब जब भी अल्ट्रावायलेट रेज इस क्लोरोफ्लोरोफॉर्म के ऊपर गिरेंगी तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है, स्पेशली क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान, इनको ये क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, सही है। अब ये जो क्लोरीन फॉर्म टूट जाता है, अब ये क्लोरीन करेगा क्या, ये क्लोरीन जो ये एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद होती है इसके साथ जाके रिएक्शन कर लेती है। आई बात समझ में। अब ये जो ऑक्सीजन और क्लोरीन का मिक्सचर होता है ये क्या करता है, इस ओजोन में यूं होल्स पैदा करना स्टार्ट कर देता है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो जो होल्स हैं वो कंप्लीटली 7 to 8 किलोमीटर, यानी कि जितना ओजोन वाइड होता है उतने ही होल्स करे, लेकिन होल जरूर पैदा कर देता है, यानी कि बड़े बड़े खड्डे कर देता है वहां पे 2-2, 3-3 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर सपोज कर रहे हैं हम लोग, ऊपर से इसने ब्रेक नहीं किया, ये जो क्लोरीन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है ये यहाँ से आ गया और यहाँ से इसको ये ब्रेक कर दिया। अब देखें जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी वो सपोज के इस पोर्शन तक आ रही थी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये होल हो गया, क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज होंगी सन की वो डायरेक्ट हमारी अर्थ के ऊपर आके गिरेंगी। आई बात समझ में। तो पहला जो मेथड होता है जिससे जो ओजोन हमारा डिप्लेट होता है वो क्या होता है, वो ये वाली जो गैसेस होती हैं जो कि हम एटमॉस्फेयर से ऊपर दे रहे होते हैं, इनकी वजह से होता है, ठीक है। तभी बार बार ये कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग वाले कि भाई जो पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करें, स्पेशली जो ये गैसेस हैं इनकी जो वेस्ट प्रोडक्शन है उनको आप कम करें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब अगर वो डायरेक्ट नहीं आएंगे तो सर्टेनली दे विल कॉज दी वेरियस डिजीज। दूसरा यही पॉल्यूशन की वजह से, अब अगर यहाँ से इकट्ठे हो गए, यहाँ से हो गए, तो ये जो ओजोन होता है ये थिन होना स्टार्ट हो जाता है। सो अगेन अगर वो थिन हो गया, इधर देखें सपोज ये ओजोन इतना थिन हो गया जहाँ तक हमारी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, अगर ये थिन हो गया फिर भी क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है सन की, इनको थोड़ा सा ब्लॉक करेंगे,
मोस्टली फिर जो रेज है वो पास हो जाती है कंप्लीट। आई बात समझ में? तो अब जब अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ गई डिप्रेशन के बाद, तो दे कैन कास्ट दी, पहला मैंने ये लिखा है कि बाय यूवी रेज डायरेक्टली टू रीच दी एटमॉस्फेयर यहाँ पे सरफेस, और दूसरा हमारे डिजीज फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। डिजीज मैंने पहले भी यहाँ पे बता दिया कि डिजीज हमारे स्किन के भी होंगे। प्लांट्स जो वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं। प्लांट्स क्यों जलेंगे? क्योंकि जब ये अल्ट्रावायलेट रेज जमीन को लगेंगी, जमीन से लगने के बाद इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस होती हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट में ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक है। वो जो इंफ्रारेड रेज होती हैं दे आर अगेन वेरी डेंजरस फॉर द प्लांट्स इसमें। और देन जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है सर्टेनली वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। मींस विद द डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ दिस अल्ट्रावायलेट रेज द ग्लोबल वार्मिंग इज ऑलवेज इंक्रीज। Okay, so that was a small lecture about the ozone layer. Now if you have any question you can ask. Ozone, यानी कि नोट करके चलो कि ozone layer is not only present in the stratosphere layer of the atmosphere but it is also present in all over the atmosphere, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर जहाँ पे गैसेस होती हैं ओजोन कैन बी देयर, लेकिन जो मेजर पोर्शन ऑफ द ओजोन होता है वो कहाँ पे होता है? हमारा सेकंड लेयर में, दैट इज द स्ट्रेटोस्फीयर। और इसकी विड्थ वगैरह मैंने पहले से बताई हुई है पिक्चर का। थ्योरी जो टॉपिक्स हैं कोई इतना मुश्किल ना है, दुनिया का सफा सुना क्लोरीन बॉन्ड जब अल्ट्रावायलेट रेज इस पे लगेंगी तो ये टूटेगा, यहाँ से कार्बन और फ्लोरीन अलग हो जाएगा और क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। अब जो क्लोरीन गैस होती है ये पहले एटॉमिक के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है। यानी कि ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओजोन अगर क्लोरीन जो एटॉमिक समझो, इधर देखिए पहले। अब ये हमारे पास द ग्रीन हाउस इफेक्ट और वी कॉल इट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा प्रोसेस समझे। इधर देखें जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का एक प्रोसेस होता है वो क्या होता है? देखें ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, और इन द रिजल्ट क्या बनाते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो प्रोसेस होता है ये एनिमल्स में होता है नॉर्मली। हमारे अंदर एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर हमने खाना खा लिया, हमने कुछ भी खा लिया, वो हमारे होते हैं एटीपी के मॉलिक्यूल्स। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो होती है रेस्पिरेशन, जिसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से होंगे? एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स इन द शेप ऑफ वेपर्स, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिवर्स प्रोसेस करते हैं। जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को ये क्या करते हैं? डे टाइमिंग में इनहेल करते हैं। डे टाइमिंग में इनहेल करने के बाद इनको ये वापस किसमें चेंज करते हैं? ऑक्सीजन में, और फिर इसमें। जब ये ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं प्लांट्स तो हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है एंड दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स, ठीक है। अब जो एनिमल्स होते हैं इट मींस कि हम लोग हो गए, यहाँ पर हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आई बात समझ में? इधर देखें ये हो गई हमारी अर्थ और ये हमारा अर्थ का सरफेस, और सपोज कि ये हमारा पहला लेयर है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अब इधर देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? यहां से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? CO2 को। अब CO2 पहले तो हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स हैं और प्लांट्स के कुछ जो है प्लांट्स वो क्या करते हैं? इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन रात के टाइम में जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो तब वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं वो भी। तो इट मीन्स कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो वो ज्यादा होता है, सही है। दिन के टाइमिंग में प्लांट्स ऑक्सीजन को एक्सहेल तो करते हैं लेकिन हम उसको क्या कर लेते हैं? इनहेल कर लेते हैं, और इन द रिजल्ट हम क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमने दिन के टाइमिंग में उन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, हमने वो इनहेल कर ली, और जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की वो उन्होंने इनहेल कर ली। तो ऐसा हो गया बराबर, एटमॉस्फेयर रहा खाली। रात के टाइमिंग में हमें चाहिए ऑक्सीजन,
लेकिन प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। अब रात के टाइमिंग में दोनों जो चीजें वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही होती हैं। इट मीन्स के हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ और भी गैसेस जरूर मौजूद होती हैं, ठीक है। अब इधर देखें, अब जब हमारे सन में से रेज आ गई नीचे, यूवी रेज आ गई नीचे, अब जब ये यूवी रेज नीचे आती हैं जमीन के सरफेस को लगेंगी तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस करेंगी, इंफ्रारेड रेज। यहाँ से हमारी रेज निकलती हैं इंफ्रारेड रेज। अब ये इंफ्रारेड रेज क्यों होती हैं, क्यों निकलती हैं, क्योंकि जब ये यूवी रेज हमारे क्रस्ट को लगेंगी तो जो यहाँ पे मेटल्स मौजूद होते हैं उनके साथ ये करते हैं रिएक्शन। अब लाजमी बात है मेटल्स के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो इन द रिजल्ट जो रेज होंगी वो डेंजरस होती हैं, जिनको हम कहते हैं इंफ्रारेड रेज। आई बात समझ में। अब जो ग्रीन हाउस यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होगी वहां पे तो हम बाद में जाने, फिलहाल इस एटमॉस्फेयर का काम क्या होता है, जो भी हीट आती है ऊपर से यूवी रेज में से और जो भी इंफ्रारेड रेज में से हीट हमें मिलती है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है ये इनको क्या करती है, ट्रैप करती है। आई बात समझ में। यानी कि जितना भी टेम्परेचर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरी गैसेस है, मेन कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये उस हीट को कर लेते हैं ट्रैप। ट्रैप मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने आप में। आई बात समझ में। फिर हमने ये पढ़ा था, इधर देखें, जो ये गैसेस हैं स्ट्रोपोस्फीयर से बाहर जा सकती हैं, नहीं जा सकती हैं। 80% हमारी इस अंदर ही इधर ही रहती है, ठीक है। तो अगर ये बाहर नहीं जाएंगी तो ये गैसेस के मालिक्यूल्स बाहर जाएंगे। एक और एग्जांपल मुझे देखिए, बाद में लिखिएगा। अगर हमने यहाँ पे एक हीटर लगा दिया सर्दियां, दरवाजा जब तक बंद है तो वो हीटर करता क्या है, वो हीट नहीं प्रोड्यूस करता, वो करता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं कमरे में, उनमें हीट को एब्जॉर्ब करवाता हुआ रहता है। आई बात समझ में। अब होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी इस रूम में मौजूद होगी वो सारी की सारी गर्म हो जाती है। क्लियर है। यानी कि ये होता है ट्रैपिंग ऑफ द हीट, रैंप ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर वो हीटर ज्यादा देर चलता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम प्रोड्यूस करते रहते हैं, फिर क्या होता है, हमारी सांस जो वो गर्म नहीं होती, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, बिकॉज जो ऑक्सीजन का रेशियो वो कम हो जाता है, जो गर्म कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी जो हीट है अमाउंट वो इंक्रीज हो जाता है। सही है। तभी ये रीजन होता है कि भाई कहते हैं रात को बंद करके सोया करो, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को करते हैं ट्रैप। क्लियर है। तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो जब तक ये रूम बंद होता है वो हीट अंदर ही रहती है, वो बाहर नहीं जा पाती। तो ये भी काम यही होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ये होता है कमरा, रूम होता है, जितनी भी एटमॉस्फेयर मौजूद है, जितने भी सुबह को चलता है हीटर यानी सन होता है और यहाँ से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, तो जो पूरा हमारा एटमॉस्फेयर होता है ये होता है गर्म, वार्म रहता है, वार्म। क्लियर है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है इसकी प्रेजेंस की वजह से जो एवरेज हमारा टेम्परेचर होता है अर्थ का एवरेज, वो होता है तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्दियां गर्मियां मिला के हम इसको कहते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जितने भी दूसरे प्लैनेट्स हैं उनमें कहीं भी ऐसा नहीं होता। मैंने जैसे बताया था कि एग्जांपल, कहीं कहीं पे क्या होता है, दिन को होता है 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि वो बॉयल हो रहे होते हैं, और रात के टाइमिंग में माइनस में चला जाता है, कभी -50 कभी -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाता है। आई बात समझ में। क्योंकि जब भी जो सन है वो अगर यहाँ से इधर चला गया तो जो इधर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। क्लियर है बात। लेकिन जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसकी प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, भले दिन को सूरज हो तो गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि ट्रैपिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन रात को जो ठंड होती है उनको ये क्या कर लेते हैं, जो गर्म कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये नॉर्मल पे ले आते हैं। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे ना होती हमारे एटमॉस्फेयर में तो एवरेज क्या होता, कितना होता एवरेज टेम्परेचर विदाउट CO2, ये तकरीबन -20 to -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता। -20 बर्दाश्त कर सकते ना से बात, इट्स वेरी इम्पॉसिबल। हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड को भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठीक है। अब यानी कि हर चीज हीट हो जाती है। सो इट मीन्स के दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। उसका बेनिफिट क्या हो गया कि वो हीट एनर्जी को करता है ट्रैप। अब इधर देखें, जब तक ये कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल लेवल में है, कितने नॉर्मल लेवल में, बस कुछ प्लांट्स हो, जितने प्लांट्स हो
आई गेस के 4 या 5 बंदों के हिसाब से एक प्लांट होना चाहिए। अब ये कोई स्टडी है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट वर्ड, कि जितनी हमारी पॉपुलेशन होती है तो एक एवरेज नंबर होता है 5 है या फिर 500 है, इतने लोगों के साथ एक प्लांट होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये एक एवरेज नंबर होता है। अगर इतना होगा तो पॉल्यूशन नहीं होती है, ओके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो फिर व्हीकल्स भी यूज करते हैं, हम इंडस्ट्रीज भी लगाते हैं और एयर कंडीशन ये सब हम चलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन क्या होती है, बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी बढ़ जाएगी। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, लाजमी बात है कार्बन डाइऑक्साइड को पता है कि मुझे काम ये करना है, कि मुझे हीट के मॉलिक्यूल्स को करना है ट्रैप। अब अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो इट कॉज द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मकसद क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग का मकसद हो गया कि द अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके जरूर हमें फायदे हैं, लेकिन फायदों के साथ साथ नुकसान भी हैं। कब होंगे नुकसान, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन यानी कि पॉल्यूशन हम ज्यादा करेंगे, तो इनको हमें क्या करना चाहिए, सर्टेनली हमें रिड्यूस करना चाहिए इनका यूज, ठीक है। अब जब भी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी, जो हीट ट्रैप ज्यादा होगी, तो क्या होगा, तो सर्टेनली हमें जो है इफेक्ट्स को फेस करना ही करना पड़ता है। तो जो हमारे इफेक्ट्स होते हैं, अच्छा ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग का मकसद क्या हो गया कि द प्रोसेस और द फेनोमेना इन विच द हीट इज ट्रैप्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो अगर कोई पूछे व्हाट डू वी मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मकसद होता है कि द ट्रैपिंग ऑफ हीट मॉलिक्यूल्स the help of the carbon dioxide by which our atmosphere or our surface of earth remains warm, ओके ये होता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग भी क्रिएट करता है। अब वो ग्लोबल वार्मिंग कैसे क्रिएट करेगा, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि जब भी एक्सेस ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है। अब इसके इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं वो बस आप लिख सकते हैं जल्दी जल्दी ना, सारी चाहे ग्लोबल वार्मिंग पढ़ो या ग्रीन हाउस इफेक्ट, सेम थिंग, इसके हीट ठीक है। अगर हमें कोई क्वेश्चन आए तो भले लिख के ना आस्क मी द क्वेश्चन, I will provide you the theory in the next. Wait करो। अब इधर देखें, ये भी मैं जनरल पढ़ा देता हूँ, नो नेसेसरी कि आप बुकिश लैंग्वेज याद करें। इधर देखें जनरल बात याद कर लें। अब अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मकसद क्या है कि हीट अगर बढ़ गई हमारे एटमॉस्फेयर में, तो नुकसान कौन से होंगे। सबसे पहला जो नुकसान होता है वो क्या होता है, जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से क्या होता है, सी की लेवल इंक्रीज होती है, सी की लेवल होगी इंक्रीज। अब अगर सी की लेवल इंक्रीज होती है तो जो पीने वाला पानी होता है उसकी क्या होगी, वो डिक्रीज होती है हमेशा। आई बात समझ में। इट मीन्स के बाय दी मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है तो सी जो हमारे वो बढ़ते जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दी मींस मॉडर्न जो स्टडी है उसके मुताबिक जो आइलैंड्स है, आइलैंड्स पता है ना क्या होते हैं, आइलैंड्स होते हैं समुद्रों के बीच में, जैसे श्रीलंका हमारा एक आइलैंड हो गया। आहिस्ता आहिस्ता यू कैन वॉच के जो सी की लेवल है बढ़ती हुई जा रही है, यानी कि जो समंदर के करीब वाले एरियाज हैं वो डूबते हुए जा रहे हैं, उनके ऊपर पानी आ रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा, क्योंकि राइट नाउ जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज होती जा रही है दिन ब दिन। हमें कैसे पता चलेगा दिन ब दिन इंक्रीज होती जाती है, ये बात याद कर लें। इधर देखें, अगर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है तो एक टर्म हम यूज करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ वेदर। एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ वेदर का मकसद होता है अगर गर्मियां होंगी तो वो भी बहुत ज्यादा होंगी, और अगर सर्दियां होंगी तो वो भी ज्यादा होती हैं, क्योंकि जो हमारा ओजोन होता है वो क्या हो जाता है, थिनर होता जाता है। आई बात समझ में। पहले अगर गर्मी होती थी तो जो एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था वो नॉर्मली होता था -45 to 50 के बीच में। अब जो एवरेज चल रहा है वो 50 से ऊपर चल रहा है, गर्मियों में 50 से ऊपर चला जाता है, और सर्दियों में 2 और 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आया था। इट मींस कि क्या हो गया, एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं हमारी।
आई बात समझ में। अब इन एक्सट्रीम कंडीशंस में जो पहला इफेक्ट पड़ेगा वो ग्लेशियर्स में वो पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेशली गर्मियों में। देन जो हमारे सी की लेवल है वो बढ़ती है। अगर सी की लेवल बढ़ेगी तो जो हमारा पानी होता है पीने वाला, जो कि नीचे जमीन में सरफेस पे मौजूद होता है, समंदर और पीने वाले पानी आपस में मिक्स होते जाते हैं। इट मींस के अभी जैसे जो रेट ऑफ टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है। कितना इंक्रीज हो रहा है? तकरीबन इधर देखें, एवरी ईयर 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा है ये टेम्परेचर हमारा एवरी ईयर। सही है, दोनों साइड से ऊपर भी जा रहा है और फिर ये नीचे भी आ रहा है, दोनों साइड से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या होगा? जो हमारे आइलैंड्स हैं बहुत सारे वो सब के सब खत्म हो जाएंगे और एक ऐसा टाइम आएगा कि जो पीने वाला पानी है वो पूरा का पूरा उसके ऊपर समंदर आ जाएगा। सो वी कैन नॉट टेक द वाटर ऑफ द सी, क्योंकि वो होता है हमारा हार्ड वाटर, साल्टिश होता है। तो पहला तो इफेक्ट ये हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने की वजह से एक्सट्रीम कंडीशन से वेदर आती है, एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से ग्लेशियर्स और सी लेवल में होती है इंक्रीज। दूसरा रीजन इधर देखें, दूसरा रीजन जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना प्लांट्स में, ये इनको डैमेज करते हैं। इधर देखें, जो हमारे प्लांट्स होते हैं नॉर्मली ये किसके ऊपर काम करते हैं? इनके अंदर होते हैं बहुत सारे एंजाइम सेक्शंस। अब एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, उनको एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द टेम्परेचर चाहिए होता है बस। सही है, यानी कि मुसलसल भी हम सन की रेज प्लांट्स को नहीं दे सकते। अगर कंटिन्यूसली वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो उनके एंजाइम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। अगर वो ऑप्टिमम वैल्यू से ऊपर चले गए तो जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? इनके फेल हो जाएंगे। तो सर्टेनली जो हमारी प्रोडक्शन ऑफ दी प्लांट्स होती है या फिर क्रॉप्स होती है वो भी हमारी कम होती जाती है। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं तो प्रोडक्शन भी कम हो रही है, गंदम कम पैदा होगा, राइस कम पैदा होंगे। तो ये सारे के सारे हमारे केसेस होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट माना द ट्रैपिंग ऑफ द हीट, सो the atmosphere gets warmer and warmer and warmer. So if it gets more warmer, then it is always dangerous in different ways. Saltish water में दो टाइप्स होते हैं। सर प्लीज, अगर जो सॉल्ट है हमारे वो कार्बोनेट के सॉल्ट या बाइकार्बोनेट के सॉल्ट, तो ये फिल्टर हो जाते हैं, बॉयल करके फिल्टर हो जाएंगे। अगर ये सॉल्ट है क्लोराइड के या सल्फेट के, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर ये H2SO4 या सल्फेट हो गया या फिर कैल्शियम क्लोराइड हो गया, तो ये वाले हाँ, अब जो समंदर में होते हैं वो होते हैं परमानेंट हाल, वो सल्फेट्स होते हैं। नहीं, वो बॉयल करके भी फिल्टर नहीं कर सकते। करना चाहेंगे तो आपको केमिकल यूज करना पड़ता है। इन्हें वो सुना है कपूर में डालते हैं व्हाइट कलर का पाउडर सिरप की तरह होता है, हाँ, वो उसकी मदद से ये पानी यूज कर सकते हैं। वो अगर हम समंदर वाले पानी में डालेंगे तो अपने प्रोसेस होता है, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना महंगा बनियो आए तो टाइम बताओ आए ना, कोई क्वेश्चन है तो मैंने पूछो टाइम बताओ, अभी वेट करो रे 5 बजा कौन अच्छा है क्या 5 बजा वेट जो है ना दो 6 बजे का आग में, यानी कि 6 चलो 6 बजे अगर अंदर न जो तो न जो, बाहर देखते भी दरवाजा न खटकाइए।